हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विश्व छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीरीज़ हमारी चल रही है और आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों का सुधार। ये चैप्टर अपने आप में टेस्ट करता है कि आपने इससे पहले के चैप्टर्स को कितने अच्छे से सीखा है। अगर आपने जनरल से लेकर ट्रायल बैलेंस तक के चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट कन्वेंशंस बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये ट्रू टेस्ट मैं मानता हूं है। चलिए अपन 30 क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि द सेल ऑफ 5000 वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट। हमने 5000 की सेल्स की लेकिन उसे परचेज अकाउंट में लिख दिया, ठीक है। द अफेक्ट ऑफ दिस एरर विल बी, तो इस गलती से क्या प्रभाव होगा। तो ये गलती तो हुई है, बेसिकली इन्होंने सेल्स किया था और सेल्स न लिख के इन्होंने परचेज लिख दिया। यानी सेल्स होती है एक तरह से आपकी इनकम या रेवेन्यू, उसकी जगह अपन ने उसे एक्सपेंस मान लिया। तो कहता है इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, घटेगा, डबल राशि से कम होगा या डबल राशि से बढ़ेगा। अब आप देखिए, एक तरफ तो आपने अपनी जो इनकम है उसे नहीं लिखा तो उससे आपका प्रॉफिट नीचे गया, और दूसरा यह है कि आपने जबरदस्ती खर्चा, वो भी ऐसा खर्चा जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, वहां लिख दिया। तो आपके खर्चे को बढ़ाने की वजह से और इनकम को कम करने की वजह से ओवरऑल 10,000 रुपए से आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये अशुद्धि, एक बात याद रखिएगा, अशुद्धि का प्रभाव और सुधार का प्रभाव आपस में उल्टा होता है। अशुद्धि की वजह से इसका ग्रॉस प्रॉफिट नीचे चला गया। ऐसा नहीं कि हर अशुद्धि से ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ही जाता है, वो तो एरर के टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इनकी इस गलती से ग्रॉस प्रॉफिट नीचे चला गया। बाद में कभी जब ये रेक्टिफिकेशन करेंगे तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, पर वो बात की बात है। अभी इसने हाल फिलहाल पूछा कि बताओ अभी इस अशुद्धि का प्रभाव क्या होगा, तो इनकी इस अशुद्धि से ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 रुपया कम हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन अब आप लगाइएगा। चलो ये आप ही करना। श्याम से हमें डिस्काउंट मिला 82 रुपये, हमने डिस्काउंट अकाउंट में 28 रुपये डेबिट कर दिए। अब यहां जो बच्चा होशियार है वो समझ जाएगा कि यहां केवल इतना मिस्टेक ही नहीं है। देखो कि इसने 82 रुपये को 28 लिखा है, बात केवल इतनी नहीं है, बात ये भी है कि बेसिकली हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था, तो डिस्काउंट रिसीव को इन लोगों ने डिस्काउंट अलाउड की तरह लिख दिया और इसे इन्होंने डीआर में लिख दिया। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बताइए कि अगेन इस एरर का लाभों पे क्या प्रभाव होगा। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, ये चैप्टर को सेट कर रहा है कि पहले आप ये समझो कि अशुद्धि होने से हमारे प्रॉफिट डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगेन 82 रुपये डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम थी, तो हमने उस इनकम को नहीं दिखाया, तो इस वजह से हमारे प्रॉफिट डाउन होंगे। और दूसरी तरफ आपने जबरदस्ती विदाउट एनी रीजन खर्चा दिखा दिया, इसकी वजह से भी आपके प्रॉफिट डाउन होंगे। दोनों बातों को कंसीडर करें तो आपके प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, अगर ये पूछता कि इस एरर का ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या प्रभाव होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट की जो आइटम है वो P&L की आइटम है एंड P&L की आइटम नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करती है। तो आपका नेट प्रॉफिट 110 रुपये नीचे चला जाएगा, तो नेट प्रॉफिट विल बी डिक्रीज्ड बाय 110। शुद्ध लाभ में 110 रुपये कमी हो जाएगी जब ये गलती हुई। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा, रेक्टिफिकेशन का प्रभाव क्या होगा, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 110 रुपए से नेट प्रॉफिट डिक्रीज होगा। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है।
कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस और 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसे हैं। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई होती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं कटता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए एक गलती और समझिएगा ताकि आपका ग्रॉस प्रॉफिट नॉट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। रमेश एंड कंपनी ने अंतिम खाते में आवक गाड़ी भाड़ा यानी कैरेज इनवर्ड को जावक गाड़ी भाड़ा के रूप में माना। ओके, हमको पता है माल आते समय जो भाड़ा लगता है कैरेज इनवर्ड, जाते समय जो लगता है कैरेज आउटवर्ड। इन्होंने गलती करी, तो बताइए इसका ग्रॉस प्रॉफिट पे और शुद्ध लाभ पे क्या प्रभाव होगा। तो बेसिकली सही आइटम थी कैरेज इनवर्ड, इन्होंने कैरेज इनवर्ड नहीं दिखाया। इसका मतलब इन्होंने एक ऐसा खर्चा जो ट्रेडिंग में जाता है वो नहीं दिखाया, और खर्चा नहीं दिखाने से इनका जीपी बढ़ेगा, और जीपी बढ़ने से एनपी बढ़ता है। तो जनरली केवल इतनी गलती होती कि इसने कैरेज इनवर्ड नहीं दिखाया, तो मैं आपको आंसर कर रहा होता कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इवेंचुअली इसका नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन इसने एक और बात की है, इसने कैरेज इनवर्ड को एज अ कैरेज आउटवर्ड दिखाया है, और उसने कैरेज आउटवर्ड को P&L में दिखाया होगा, और P&L में दिखाने से इसका नेट प्रॉफिट नीचे चला गया। तो कहने का मतलब है इसका जो नेट प्रॉफिट है वो ऑफसेट हो गया, संतुलित हो गया 2 गलतियों से, ठीक है। तो कुल मिला के अल्टीमेटली क्या निकला, कैरेज इनवर्ड को कैरेज आउटवर्ड में डालने से पहले एक बात यह है कि इनका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये पहला गलत हो गया, जहां लिखा है सकल लाभ पे कोई प्रभाव नहीं होगा। ये सेकंड भी गलत हो गया, जहां लिखा है सकल लाभ शुद्ध लाभ दोनों पे प्रभाव होगा। थर्ड सही लग रहा है मुझे, क्योंकि यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट में वृद्धि हुई है ऐसा होने से, और शुद्ध लाभ पे कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है, ग्रॉस प्रॉफिट विल इंक्रीज एंड नो इफेक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट। तो आपको हमेशा एरर को समझना पड़ेगा। इसके अंदर थोड़ी सी आपकी फाइनल अकाउंट की समझ भी होनी चाहिए, अगला वीडियो फाइनल अकाउंट पे ही आएगा, ठीक है। पर फिर भी ये टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वन ऑफ द माय फेवरेट टॉपिक है, और इसी से वाकई में बच्चे का ट्रू टेस्ट होता है कि उसे जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, अकाउंटिंग साइकिल है, उसका रियल नॉलेज हो गया है या नहीं हुआ है, वो टेस्ट हो जाता है। अच्छा, अब अपन जैसे ही चैप्टर में एंटर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं,
एरर कई तरीके के हो सकते हैं, केवल एक सिंगल बात से समझिए, किसी चीज को सही करने का एक तरीका होता है और उसे गलत करने के 1000 तरीके होते हैं। जैसे पढ़ाई करने का एक तरीका होता है, पढ़ाई करो, और पढ़ाई नहीं करने के 1000 बहाने हो सकते हैं कि ये काम था, वो काम था, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, आप बहाने मारते जाओ। तो इसी तरह से अब आप यूं समझिए कि अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि एरर दो तरह के होते हैं। एक, वो जो ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस तब मैच नहीं हो पाता। ओके, अगर आप किसी सब्सिडरी बुक का टोटल गलत लगाओगे, कोई भी परचेज बुक, सेल्स बुक का टोटल कम लगाओगे, कोई किसी एक अकाउंट में आप पोस्टिंग करना भूल जाओगे, अगर आप किसी अकाउंट का बैलेंस गलत निकालोगे, किसी आप अकाउंट में डीआर की जगह सीआर में पोस्ट करोगे, या एक ही अकाउंट में 2 बार पोस्टिंग कर दोगे, तो ये कुछ ऐसे एरर हैं जो अगर आपसे हो गए तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, तो आप समझ जाओगे कि गलतियां हो गई हैं। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से डिपिक्ट नहीं होती, ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलती। अगर आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल किया है, नियमों की अनदेखी की है, या अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन लिखना ही भूल गए तो ओमिशन का एरर हुआ है, अगर कमीशन का एरर हुआ है दोनों अकाउंट में, और एक होता है कॉम्पनसेटिंग एरर, अभी आगे आएगा इसलिए मैं सारा यहाँ नहीं बता रहा। ये कुछ एरर है जिन्हें ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस का मिल जाना कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस का बैठ जाना अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाता। कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें ट्रायल बैलेंस ट्रेस नहीं कर पाता। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दैट। ठीक है, ऐसा भी कहते हैं कि एरर को, जैसे मैंने इस तरह से क्लासिफाई किया, कुछ लोग एरर को बेसिकली 2 भागों में बांटते हैं कि एरर होती है या तो एरर ऑफ प्रिंसिपल या होती है एरर ऑफ क्लैरिकल एरर। फिर वो क्लैरिकल एरर को फर्दर बोलते हैं, क्लर्क लेखा लिखना भूल जाए, क्लर्क राशि लिखने में गलत कर दे, या क्लर्क कॉम्पनसेटिंग एरर कर दे, तो इनको क्लैरिकल एरर। तो एरर को आप ब्रॉड वे में 2 भागों में भी बांट सकते हो। खैर, उसके बाद अगर आप दोनों साइड लिखना भूल जाओगे तो आपका ट्रायल बैलेंस बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप एक साइड लिख दोगे, दूसरा साइड नहीं लिखोगे, जैसे आपने कैश बुक में एंट्री चढ़ा दी लेकिन कैश बुक से जिस खाते में जानी चाहिए थी वहां नहीं चढ़ाई, अगर आप वन साइडेड एरर करोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। तो अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे ट्रायल बैलेंस में। मतलब मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक ठीक वैसा होता है, आपको डॉक्टर वाली फील देता है। डॉक्टर वाली फील में क्या होता है, पेशेंट आता है, पिछला पेशेंट क्या बता के गया उससे कोई मतलब नहीं, नया पेशेंट, न्यू केस, न्यू हिस्ट्री, न्यू सिम्टम्स, न्यू ट्रीटमेंट, सब कुछ नया, सब कुछ नया। तो आपको बस ध्यान से सुनना है वो पेशेंट क्या बता रहा है, एंड देन उसको फिर आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन कहता है 10,000 रुपए हमें अपूर्वा से मिले और वो हमने प्राची के अकाउंट में लिख दिए। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलती है। गलती इसलिए, कोई अपूर्वा को अपूर्व में लिख दिया हो तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये तो कोई मतलब ही नहीं था कि हमें पैसे मिले अपूर्वा से और हमने प्राची के अकाउंट में लिख दिए। तो ये क्या हुआ है, जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे ये कैश बुक है, हमें पैसे मिले, जिसकी अगर जनरल एंट्री बनती तो ये बनती कैश टू अपूर्वा, और हमने कैश बुक में जाना है और डीआर साइड में जाके लिखना है टू अपूर्वा। ठीक है, और उसके बाद हमें अपूर्वा के अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह अपन प्राची के अकाउंट में चले गए और कैश में डीआर किया तो सीआर में जाके यहाँ पे लिख दिया। तो आप ये बात समझ रहे हो कि बेवजह हमने प्राची के खाते को क्रेडिट कर दिया। तो ये किस तरह की एरर है, यहाँ आपने रॉन्ग अकाउंट लिया है। कुछ बातें आप याद रख लीजिए, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटल, रॉन्ग बैलेंस, इन तरह की अशुद्धियों के लिए मैं आपको बोलूंगा हिसाब की अशुद्धि। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, और एरर ऑफ कमीशन क्लैरिकल एरर का पार्ट है, तो वो बात आप याद रखना ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो अभी हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ ओमिशन है, दिस इज द प्योर एरर ऑफ कमीशन। ये पूरी तरह से हिसाब की अशुद्धि है, जहां अपन ने गलत खाते में जाके हिसाब लिख दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेल्योर
टू डिफरेंशिएट बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने एक पूरा टॉपिक, एक पूरा वीडियो बनाया है जिसमें हमने ये समझ देने की कोशिश की कि कौन से एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और कौन से एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर हम किसी खर्चे को कहीं नेचर समझने में भूल कर दें, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लें, तो इसका मतलब है हमारे नियम, फंडे, लॉजिक क्लियर नहीं है और हम सिद्धांत की अशुद्धि कर रहे हैं। या अगर किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाए, यानी ए को बी मान लिया जाए या बी को ए मान लिया जाए, वैसा वर्सा, तो ये आपका प्रिंसिपल एरर कहलाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसको हम सिद्धांत की अशुद्धि कहते हैं और सिद्धांत की अशुद्धि ट्रायल बैलेंस को मैच होने देती है। जैसे सपोज करो हमें वेजेस को डीआर करना था, पर वेजेस को डीआर करने की जगह हमने मशीन को डीआर कर दिया, यानी रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हमने कैपिटल एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया। तो चूंकि हमने डेबिट तो कर ही दिया, गलत अकाउंट में किया, गलत लॉजिक के साथ किया, पर डेबिट तो हमने कर ही दिया, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो याद रखिएगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका ट्रायल बैलेंस को मैच होने देता है, कि मैचिंग को अलाउ करता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वेजेस पेड टू अ वर्कर मेकिंग एडिशंस टू मशीनरी अमाउंटिंग 5000 वर डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर। देखो, हमने एक लेबर को 5000 दिए और वो बेसिकली 5000 रुपये से क्या कर रहा था, मशीन में एडिशन कर रहा था। मशीन में एडिशन कर रहा था यानी संपत्ति में वृद्धि कर रहा था। तो हमें मशीन को डीआर करना चाहिए, हमें मशीन को डीआर करना चाहिए, लेकिन मशीन में डीआर करने के बजाय हमने वेजेस को डीआर कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दिया। तो ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत की अशुद्धि है। ठीक है, इसे आप यूँ समझिए कि सपोज करो आपने एक कमरा बनवाया। ठीक है, कमरा बनाने के लिए आपको मान लीजिए सीमेंट चाहिए, है ना, और जो बजरी वगैरह चाहिए होता है, सीमेंट, बजरी, पत्थर वगैरह चाहिए होता है। आपने ये सब मंगाया, ये सब की कॉस्ट है 80,000 रुपये, और जिन लोगों ने कमरा बनाया उनको आपने 40,000 रुपये दिए। अब ये जो 80,000 का आपने माल खरीदा, इसे आपने परचेज में लिख दिया। ये जो 40,000 रुपये आपने लेबर को दिए, इसको आपने वेजेस में लिख दिया। जबकि ट्रू सेंस में आपने कमरा बनवाया, तो आपको बिल्डिंग अकाउंट को डीआर करना चाहिए। तो बस अगर बिल्डिंग को डीआर करने के बजाय आपने इस तरह से डीआर किया है, मतलब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया है, तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की अशुद्धि, जो कि ट्रायल बैलेंस को मैच होने देती है। ये बात मैं बार बार बोलूंगा ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, तो फिर दी बेस्ट होता है। एक बार फिर अब 4 अशुद्धियां दी हुई है, आप पहचानिएगा कौन सी अशुद्धि क्या है। अजय से 3,000 का माल खरीदा, किंतु उसे क्रय पुस्तक में 300 रुपये लिखा। आपने माल खरीदा 3,000 का, पर आपने 300 रुपये लिखा, रॉन्ग अमाउंट। तो ये आपका है हिसाब की अशुद्धि। मेरे स्टूडेंट हर तरह के हैं, कभी मैं हिंदी में बोलूँगा, कभी इंग्लिश में। ये आपके हिसाब की अशुद्धि है। विजय से आपने 20,000 की मशीन खरीदी ली, लेकिन उसे क्रय बही में लिखा। तो यहाँ प्रॉब्लम है, आपने मशीन खरीदी जो कि असेट है और आपने उसे क्रय बही में लिख दिया, जबकि क्रय बही में गुड्स को लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे अकाउंटेंट के फंडे क्लियर नहीं है, उसके लॉजिक क्लियर नहीं है कि किसे हम माल कहेंगे, किसे हम संपत्ति कहेंगे। जिस चीज़ का हम कारोबार करते हैं उसे माल कहते हैं, और बाकी जो चीज़ें माल के अलावा होती हैं वो संपत्ति होती हैं। तो इसको संपत्ति और गुड्स का ही भेद पता नहीं है, ये वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा है। तो ये सीधी सीधी सिद्धांत की अशुद्धि है, उसके फंडे क्लियर नहीं है, सिद्धांत की अशुद्धि है। इसके बाद किराए के 1500 प्राप्त हुए, जिसे किराए खाते में डीआर में लिख दिया। तो रेंट रिसीव हुआ था, यानी अगर हम रेंट अकाउंट बनाएं खाली, तो रेंट अकाउंट में क्रेडिट लिखना था, क्रेडिट की जगह उसे डेबिट लिख दिया, यानी रॉन्ग साइड में चला गया। गाड़ी लेफ्ट में चलानी होती है, इसने गाड़ी राइट में डाल दी, रॉन्ग साइड ना। तो ये हिसाब की अशुद्धि है। ठीक है, इसके बाद देखिए, श्याम से प्राप्त हुए 2,000 रुपये, जिसे हमने श्याम एंड सन्स के खाते में खता दिए। ये दो अलग नाम है, इधर नाम है श्याम और पैसे हमें श्याम से मिले। श्याम में क्रेडिट करने के बजाय हमने श्याम एंड सन्स अकाउंट, जो कि कोई अलग अकाउंट है, उसमें क्रेडिट कर दिया, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट। तो ये हिसाब की अशुद्धि है। तो ये क्वेश्चन इस तरह के तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें आपके
पता चल जाता है कि किस तरह के एरर को क्या कहते हैं। इसने हमसे सिद्धांत की अशुद्धि पहचानने के लिए कहा था, तो बी केस में एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ है, बाकी तीनों केसेस में हिसाब की अशुद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा अगर कहें एग्जाम्पल बनते हैं तो हिसाब की अशुद्धि के एग्जाम्पल वैसे सबसे ज़्यादा बनते हैं, और हिसाब की अशुद्धि खतरनाक भी होती है, उसको बहुत ध्यान से समझना पड़ता है, क्योंकि कुछ हिसाब की अशुद्धि ऐसी होती है जो दो तरफा डुअल साइडेड टू साइडेड इफेक्ट डालती है, और टू साइडेड इफेक्ट डालती है तो ट्रायल बैलेंस को मैच होने देती है। लेकिन कभी कभी हिसाब की अशुद्धि एक तरफा होती है तो वो ट्रायल बैलेंस को मैचिंग अलाउ नहीं करती। तो ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, प्रैक्टिस से ही आता है। चलिए नेक्स्ट, कॉम्पनसेटिंग एरर इज, अब बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं, कॉम्पनसेटिंग एरर में एक एरर नहीं होता बल्कि एरर का जोड़ा होता है। आप दो गलतियां करते हो, ये ठीक दो गलतियां करना वैसा है कि जैसे मान लो स्कूल में आप लेट आते केवल आपकी पिटाई होती, एक तो बात ये हो गई। और अब ये है कि केवल आप ही लेट नहीं हुए, 9 और बच्चे लेट हो गए, या एक और बच्चा मान लीजिए लेट हो गया, एक और बच्चा लेट हो गया, और वो मान लो कि आपके प्रिंसिपल सर का बेटा है, और फिर सर ने देखा यार अब या तो दोनों को मारना पड़ेगा या दोनों को छोड़ना पड़ेगा, दोनों को छोड़ दिया वार्निंग देके। ठीक है, तो वो क्या है, आपका लेट आना उसके लेट आने से कॉम्पनसेट हो गया, बच गए आप। गलती तो थी पर डंडे नहीं पड़े, वो इस तरह से कॉम्पनसेट हो गया। तो आप जरा देखिएगा, हमने नरेश के खाते में 254 के स्थान पे 452 रुपये लिख दिए, तो यहाँ पे तो आपने अमाउंट गलत लिखा है, अमाउंट के लिए मैं रॉन्ग लिख देता हूँ। अगर आपने गलत अमाउंट लिखा है तो ये हिसाब की अशुद्धि है। अगर सेकंड में है कि हमने नरेश के खाते में डीआर पक्ष की प्रविष्टि रमेश का खाते के क्रेडिट पक्ष में लिख दी, तो इसमें वैसे डबल एरर है, आप बहुत ध्यान से देखा करो। देखो, एक तो नाम में गलती है, नरेश की जगह रमेश लिख दिया, ये भी गलती है, और डीआर की जगह सीआर में डाल दिया, ये भी गलती है। रॉन्ग अकाउंट भी है, रॉन्ग साइड भी है, लेकिन ये अशुद्धि आपकी हिसाब की अशुद्धि कहलाएगी। और देखिएगा, नरेश के खाते में डीआर पक्ष की प्रविष्टि रमेश के खाते के डीआर पक्ष में लिख दी, ये में देखो नरेश की जगह आपने रमेश लिखा और डीआर की जगह आपने डीआर ही लिखा, यानी आपने गलत नाम चुना, गलत अकाउंट चुना, ये एरर भी हिसाब का ही एरर है। अब लास्ट में देखिए, नरेश के खाते में 100 रुपये डीआर पक्ष में नहीं लिखे गए तथा रमेश के खाते में नरेश के खाते में 100 रुपये डीआर पक्ष में नहीं लिखे गए और रमेश के खाते के सीआर पक्ष में 1100 के स्थान पे 1000 रुपये लिखे गए। तो बस मैं यही जो जहाँ से बात शुरू की कि इसमें गलती नहीं, गलतियों का जोड़ा होता है। एक गलती नरेश अकाउंट में हुई है, एक गलती नरेश अकाउंट में हुई है जहाँ 100 रुपये की गलती हुई है और 100 रुपये से आपने डीआर कम किया है। दूसरी गलती आपकी रमेश में हुई है जहाँ आपने 1100 के स्थान पे 1000 रुपये लिखा, यानी वहाँ पे आपने 100 रुपये कम क्रेडिट किए हैं, यानी डेबिट 100 रुपये से कम हुआ, क्रेडिट 100 रुपये से कम हुआ। अगर मैं आपको इमेजिनरी बताऊं, जो ट्रायल बैलेंस आपका 80,000 रुपये और 80,000 रुपये से टैली होना चाहिए था, इसकी इस मिस्टेक की वजह से वो ट्रायल बैलेंस 79,900 और 79,900 से मैच हो जाएगा, क्योंकि डीआर और सीआर दोनों तरफ 100-100 रुपये की एरर हुई है। उस एरर ने क्या किया, आपके ट्रायल बैलेंस को मैच होने दिया, और ये एरर एक दूसरे को काटती है, पूरा करती है। तो हिंदी में नाम होता है प्रतिपूरक या क्षतिपूरक, प्रतिपूरक या क्षतिपूरक अशुद्धि। तो ये आपका कॉम्पनसेटिंग एरर है। तो आपका जो डी रहेगा, है ना, ये जो डी वाले केस में हुआ है वो कॉम्पनसेटिंग एरर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। अब आप पहचानो कि कौन सी हिसाब की अशुद्धि नहीं है। अगर आपने मशीन अकाउंट बनाते समय शेष गलत निकाला तो ये सीधा सीधा हिसाब की अशुद्धि है। आपको हिसाब करना नहीं आता, प्लस माइनस सही नहीं करना आता। पवन को उधार बिक्री 5,000 रुपये उसके खाते में क्रेडिट कर दी। अगर हमने पवन को माल बेचा तो हमें पवन को डीआर करना चाहिए था, डीआर की जगह हमने उसे सीआर कर दिया। इसका मतलब हम रॉन्ग साइड में चले गए। और मैंने जैसे बताया, मैं फिर बोलता हूँ, अगर आपका रॉन्ग अमाउंट है, रॉन्ग अकाउंट है, रॉन्ग साइड है, रॉन्ग टोटल है, रॉन्ग बैलेंस है या रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड है, तो ये वाले एरर सारे के सारे हिसाब के होते हैं। ये वाला एरर भी हिसाब का है जहां आप रॉन्ग साइड चले गए। इसके बाद नकद बिक्री को हमने रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया, तो इसका मतलब आप भूल गए, आपने माल बेचा, ग्राहक माल ले गया,
अकाउंटेंट चाय पीने में बिजी हो गया, बाथरूम करने चला गया, ये कैश की सेल चढ़ने से ही रह गई। होता है, रियल लाइफ में होता है। तो इसका मतलब ये भूल की अशुद्धि है। इसको अपन बोलते हैं भूल, चूक, लोप, ओमिशन। तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। मेरा जवाब आ चुका है। किसने पूछा था कौन सी हिसाब की अशुद्धि नहीं है, तो सिंपली इसका आंसर सी होगा। बाय द वे डी पढ़ लेते हैं। बिक्री पुस्तक का योग अधिक लगाया, हमारी जो सेल बुक होती है, नीचे आके उसकी जोड़ गलत लग गई, टोटल गलत लगा दी, तो ये अशुद्धि, यानी आपको हिसाब करना नहीं आता, ये आपकी हिसाब की अशुद्धि ही है। ठीक है, तो सी इसका आंसर होगा। हम सी को पहचान गए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित नहीं करेगी? 5,000 का नकद माल खरीदा, क्रय खाते के स्थान पर खर्च खाते को डीआर कर दिया। मतलब हमें परचेज अकाउंट लिखना था, परचेज अकाउंट की जगह हमने एक्सपेंस अकाउंट लिख दिया। मैं जब इसका सुधार करूंगा तो कुछ इस तरह की एंट्री बनेगी, परचेज डीआर टू एक्सपेंस अकाउंट। एक मैं आपको सूत्र दे देता हूं, ब्रह्म सूत्र समझ लो इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। अगर आप किसी गलती को सही करें और जो आप सही यानी सुधार प्रविष्टि करें उसमें सस्पेंस अकाउंट आता है, सस्पेंस अकाउंट आता है, तो मतलब उस गलती ने आपके ट्रायल बैलेंस को प्रभावित किया होगा। लेकिन अगर आपकी सुधार प्रविष्टि में सस्पेंस अकाउंट नहीं आता है तो उसका मतलब उसने ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब भी नहीं किया होगा। सिंपल। अगर सुधार प्रविष्टि में इसे यूं लॉजिक सेट कर लो, सुधार प्रविष्टि में सस्पेंस है तो मतलब ट्रायल बैलेंस में भी सस्पेंस होगा, और ट्रायल बैलेंस में भी सस्पेंस होगा मतलब आपका उसने ट्रायल बैलेंस उस गलती ने डिस्टर्ब किया था। और अगर सुधार प्रविष्टि में सस्पेंस नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में भी सस्पेंस नहीं होगा, और सस्पेंस नहीं है इसका मतलब वो अशुद्धि तलपट को प्रभावित नहीं करती। आराम से। नेक्स्ट, दिसंबर में क्रय वापसी बही का योग 500 रुपये अधिक लगाया गया। आपकी जो परचेस रिटर्न बुक है उसकी जो टोटल है वो आपने 500 रुपये ज़्यादा लगा दी, यानी आपका जो परचेज रिटर्न अकाउंट होता है जिसका सीआर नेचर होता है, आपने ये खाता ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, ये खाता ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो सॉल्यूशन ये निकलेगा परचेज रिटर्न टू सस्पेंस। इसका जब रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा दैट विल बी परचेज रिटर्न टू सस्पेंस, क्योंकि जिन जिन लोगों को हमने माल रिटर्न किया है ए बी सी, उनका खाता डिस्टर्ब नहीं हुआ, हमने केवल गलत टोटल लगाई तो ये अकाउंट डिस्टर्ब हुआ। वन साइडेड एरर है, ये भी समझने का तरीका होता है, ये वन साइडेड एरर है, इसका रेक्टिफिकेशन ये होगा। और मैं जैसे बोला कि इस एंट्री में सस्पेंस आ रहा है, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस रहा होगा, मतलब इस अशुद्धि ने तलपट को बिगाड़ा होगा। क्वेश्चन ने मुझसे क्या पूछा, बताओ कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित नहीं करती? तो ये वाली जो एरर है, ये पे लिखा है मैंने डिस्टर्ब, ये एरर टीबी को डिस्टर्ब कर चुकी होगी। और ये जो फर्स्ट आई थी उसने हमारे ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं किया था, यानी मेरा आंसर वैसे ए आ चुका है, पर फिर भी मैं और देख लेता हूँ क्योंकि मुझे सीखना है। इसी तरह से जो सेल बुक का टोटल था वो जब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो हमने 2200 रुपये कैरी फॉरवर्ड कर दिया 2000 की जगह। जैसे हम मान लो पेज नंबर 15 पे खड़े हैं और जब हम पेज नंबर 16 पे गए तो हमने 2200 रुपये लिख दिया, जबकि हमें लिखने 2000 रुपये थे। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। विक्रय बही का योग 2000 के स्थान पे 2200 रुपये आगे ले जाया गया। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपकी टोटल गलत आगे आ गई, तो अब आप ये वाली जोड़ चाहे कितनी ही संभाल के लगाओ, चाहे कितनी ही संभाल के लगाओ, ये जोड़ 200 रुपये ज़्यादा ही होगी, 200 रुपये ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो आगे पीछे से ही गलत चल रही है। तो आपने, इसका मतलब ये होगा, इसको यूँ समझा जाता है कि आपने सेल्स को ज़्यादा सीआर कर दिया, आपने सेल्स को ज़्यादा सीआर कर दिया, तो आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर होगा सेल टू सस्पेंस। इस एरर को जब आप सुधारने जाओगे तो इसका आंसर होगा सेल्स टू सस्पेंस। इस एंट्री में सस्पेंस आया है मतलब ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस रहा होगा, यानी इस गलती ने हमें डिस्टर्ब किया होगा। तो जो आपका थर्ड वाला ट्रांजेक्शन है, जो आपका थर्ड ट्रांजेक्शन है, इसने भी हमें डिस्टर्ब किया होगा। तो ठीक है, मेरा आंसर ए हो जाएगा। ए ऐसा ट्रांजेक्शन था जिसमें एरर ऑफ प्रिंसिपल था और उसने ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं किया होगा,
एक ही चीज़ को समझाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, आप देखो आपको किस तरीके से आता है। और आना, किसी भी टॉपिक के आने को मैं उसको मानता हूँ कि जब आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही हो रहे हो। मैं नहीं कह रहा सारे सही हो रहे हो, पर अगर किसी टॉपिक के आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, 100 में से 90-95 आप आराम से लगा देते हो विद कॉन्फिडेंस, नॉट तुक्का, तब अपन ये कह सकते हैं कि हाँ यार ये टॉपिक मुझे समझ में आ गया है। बाकी 4-5 टॉपिक, 4-5 का तो चलता ही रहता है, एंड तक चलता रहेगा। एन एरर कैन बी रेक्टिफाइड एट एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। मतलब ये आपसे पूछना चाहता है कि आप ये जो रेक्टिफिकेशन करते हो वो कब करते हो, तलपट बनाने से पहले, या बी तलपट तैयार करने के बाद लेकिन अंतिम खातों को तैयार करने से पहले, अंतिम खातों के बाद अर्थात अगली लेखा अवधि में। जैसे यूं समझो, मैं ऐसे वापस डॉक्टर के एग्जाम्पल से लूं कि आपका इलाज कब होता है, ठीक है, इलाज कब होता है, हो सकता है कि आप शुरुआती जैसे ही 1-2 दिन में आपको सिम्टम्स दिखाई दें, आप 1-2 दिन में घर पे रहते ही इलाज करवा लो। ऐसा भी हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में जाओ, 4-5 दिन के बाद वहाँ जमा हो जाओ और वहाँ मतलब भर्ती हो जाओ, और वहाँ भर्ती होने के बाद आपका इलाज होता हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। वैसे ही देखिए, एरर हम कब सुधारेंगे, तो देखो एरर हम कब सुधारेंगे, इसका जवाब इस बात में है कि हमें एरर का ध्यान कब आया। कई बार तो क्या होता है, इसके चांस बहुत कम है, लेकिन कई बार तो ये होता है कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही हमें गलतियां समझ में आ जाती है। मान लो हमारे अकाउंटेंट की हरकतें देख के हमें लग रहा है कि यार इसका ध्यान तो रहता नहीं है, गड़बड़ होगी, तो हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही गलतियां पकड़ में आ जाए और हम उसी स्तर पे उसको सुधार लें। इसके चांस वैसे रियल लाइफ में बहुत कम होते हैं। रियल लाइफ में इसके चांस ज़्यादा होते हैं कि ट्रायल बैलेंस हम बना लें और अभी अंतिम खाते नहीं बने हों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से क्या होता है, उसका मिसमैच होना इंडिकेटर होता है कि गड़बड़ है। तो हो सकता है कि गलतियां ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सही की जाएं, लेकिन अकाउंट्स को फाइनलाइज करने से पहले। और कई बार तो क्या होता है, हमारे अकाउंट भी फाइनलाइज हो जाते हैं, जैसे हमने 2024-25 के अकाउंट बना लिए और हम 2025-26 में एंटर हो गए, तब हमें समझ में आ रहा है कि यार लास्ट ईयर में काफ़ी मिस्टेक हुई थी। तो हम, ऐसा नहीं है कि रात गई बात गई, इट्स नॉट लाइक दैट। आप कभी भी किसी भी लेवल पे अपने एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हो, तो आप इनमें से किसी भी लेवल पे अपने अकाउंट्स को रेक्टिफाई कर सकते हो। ये आपकी प्योर विलिंगनेस है कि आप कब अपनी अशुद्धियों को सही करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, रेक्टिफिकेशन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज डन थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये चारों ही अकाउंट्स के नाम आपने कभी ना कभी अकाउंट्स में सुने होंगे, मैं फिर भी एक जानकारी के लिए बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की जानकारी देता है, ये उसलिए बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हमारे प्रॉफिट्स का बंटवारा करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, खास करके पार्टनरशिप में बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, अगर हमारे खातों में कोई गलती है तो उसे सुधार करने के लिए बनाया जाता है, या कई बार जब हम असेट एंड लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं तो उस समय भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसने 2-3 महीने काम किया होता है, तो उस 2-3 महीने में उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हैं। मैंने बातों बातों में जवाब दे दिया कि इस खाते का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर वर्ष 24-25 था और आपने सेल बुक को 5,000 रुपये से ज़्यादा टोटल लगा दिया, तो एक बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने सेल बुक की टोटल ज़्यादा लगा दी तो आपका एक ही अकाउंट डिस्टर्ब होगा और वो है सेल अकाउंट। और चूंकि आपने सेल्स अकाउंट को ज़्यादा सीआर कर दिया, तो मैं इसका आंसर यूँ दूंगा, सेल डीआर टू सस्पेंस। लेकिन ये आंसर तब है जब मैं गलती को उसी ईयर में पकड़ लूँ। अगर मैं गलती को उसी ईयर में पकड़ लूँ तो उसका सॉल्यूशन ये होगा सेल टू सस्पेंस। लेकिन अगर अगला साल आ चुका है, नेक्स्ट ईयर आ चुका है, तो अब मैं सेल्स अकाउंट नहीं लिखूंगा। इसका रीज़न टेक्निकली ये है कि सेल अकाउंट को मैं पिछले साल राइट ऑफ कर चुका होऊंगा, तो सेल अकाउंट की जगह मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखूंगा। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। तो समझने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग
अकाउंट में जाने वाले खातों के लिए और P&L अकाउंट में जाने वाले खातों के लिए, यानी जनरली नॉमिनल खातों के लिए इन प्लेस ऑफ दैट P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज़ किया जाता है। तो इसने यही पूछा था कि आप अगले साल में अगर अशुद्धि सही कर रहे हो पिछले साल वाली, तो फिर आप कौन सा अकाउंट यूज़ करोगे। तो डेफिनेटली हम लाभ हानि समायोजन खाता यूज़ करेंगे और अल्टीमेटली इस खाते को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वन ऑफ द माई फेवरेट क्वेश्चन, कॉलम ए का मिलान करना है कॉलम बी से। अगर आप परचेज बुक की टोटल कम लगाते हैं, इसको अंडरकास्टिंग बोलते हैं, अगर आप परचेज बुक की टोटल को कम लगाते हैं तो क्या है, तो गलत टोटल लगाना ये हिसाब की अशुद्धि है। हिसाब की अशुद्धि है, पहला जाके डी से कनेक्ट हो गया, पहला जाके डी के साथ कनेक्ट हो गया, केवल ये वाला ऑप्शन हट गया। अभी ये 3 ऑप्शन रेस में है। अगर आपने मशीन परचेज की और मशीन परचेज की जगह आपने परचेज अकाउंट लिख दिया, जब बच्चा छोटा होता है और बच्चे से पूछते हैं मशीन खरीदी, तो वो बोलता है खरीदी सर, परचेज अकाउंट DR2। नहीं, मशीन खरीदी तो उसे मशीन अकाउंट लिखना था, पर मशीन अकाउंट की जगह बच्चे ने परचेज लिख दिया, तो उसका मतलब है कि वो गुड्स और असेट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो एरर होता है ये प्रिंसिपल एरर होता है। तो ये प्रिंसिपल एरर है। आपका 2 जाके सी से कनेक्ट हो जाएगा, 2 सी के साथ कनेक्ट होगा, ये भी हट गया। अभी ए और सी रेस में है, अभी क्वेश्चन और करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट मजबूरी में खोला जाता है। हमने ट्रायल बैलेंस वाले टॉपिक में सीखा कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो फिर आप लेट नहीं हो सकते, तो आप सस्पेंस अकाउंट यूज़ करते हो टेम्पररीली, अस्थायी रूप से। तो तीसरा आपका जाके ए के साथ कनेक्ट होगा, ये अब ऑप्शन हट गया है, तीसरा ए के साथ हो गया, तो बस 1 2 3, तो यहाँ 4 हो गया। BCA ब्लॉक हो गया था, नहीं DCA, तो यहाँ बी आ जाएगा। फिर भी चौथा पढ़ते हैं। अगर अशुद्धि का प्रभाव 2 या 2 से ज़्यादा खातों पर पड़ता है तो वो डबल साइडेड एरर होते हैं। यानी इसमें एरर क्या होता है, ऐसे एरर भी हमसे हो सकते हैं जिससे एक खाता डिस्टर्ब होता है, जैसे सेल बुक का टोटल ज़्यादा लगना, परचेज बुक का टोटल ज़्यादा लगना। किसी भी बुक का टोटल ज़्यादा लगेगा तो वो अकाउंट इंडिविजुअली डिस्टर्ब होगा। ठीक है, ऐसे एरर भी होते हैं जहां हम 2 2 खाते गलत कर देते हैं, जैसे वेजेस की जगह आप मशीन खाता लिखते हैं तो वो दोनों खाते डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो 2 साइडेड एरर भी हो सकते हैं। तो ये वाला जो 4 जाके आपका बी के साथ कनेक्ट होगा, ये आपका कुल मिला के अल्टीमेटली आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, सी आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक बार फिर पहचानिए कहाँ सिद्धांत की अशुद्धि हुई है। अगर आपने परचेज बुक की टोटल गलत लगा दी है, परचेज बुक की टोटल ज़्यादा लगा दी है, तो आपको हिसाब करना नहीं आता, ये आपका एरर ऑफ कमीशन है। अगर आपने अरुण को माल बेचा और उसे आपने परचेज की तरह लिख लिया, मतलब बिल्कुल ही नशे में बंदा है, पर आपको लगेगा कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर मैं आपको बताऊँ कैसे होता है रियल लाइफ में। आपने अरुण को माल बेचा तो आपको वो एंट्री चलानी चाहिए सेल वाले रजिस्टर में। रजिस्टर क्या पड़े रहते हैं, उठा के मान लो एक ही जैसे रजिस्टर है, वैसे तो आप कलर रजिस्टर अलग अलग कलर के हो गए तो गलती कम होती है, पर अगर आपने सेम ही कलर के लाल कलर के रजिस्टर हैं वो उठा लिया और परचेज वाली रजिस्टर में चढ़ा दी, तो इसका मतलब आपने रॉन्ग बुक, गलत बुक ली है। ये भी आपकी हिसाब की अशुद्धि है ना। एक ऐसे ही बताता हूँ आपको बात, ये भी सिखानी है, पर इस तरह के क्वेश्चन कम कवर हुए हैं। हमने अरुण को माल बेचा तो हमें एंट्री करनी जो चाहिए, जो टेक्निकली एंट्री निकल के आनी चाहिए थ्रू सेल बुक, वो एंट्री है अरुण टू सेल, पर गलती से मिस्टेक हो गई बावरी से और आपने एंट्री कर दी लाइक परचेज टू अरुण। ये एंट्री निकल के आ गई परचेज बुक में लिखने की वजह से। तो बाद में अब क्या करें, तो एक तो आपको सेल को CR करना है तो करना ही पड़ेगा। एक ये है कि परचेज को आपने ज़बरदस्ती DR कर दिया तो परचेज को भी आपको CR करना पड़ेगा। और एक ये है कि अरुण को अपन डबल राशि से DR करेंगे कि सर अरुण को क्यों, क्योंकि उसे DR होना था और वो गलती से CR हो गया, तो आपको डबल राशि DR करना। तो ये इसकी सुधार प्रविष्टि है और इसमें आपके अरुण सेल और परचेज खाते प्रभावित हुए हैं। तो ये द्विपक्षीय शुद्धि का उदाहरण है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा खाते प्रभावित होते हैं। और इस एंट्री में सस्पेंस नहीं है, इसका मतलब है ये ट्रायल बैलेंस में भी सस्पेंस नहीं था, मतलब इस गलती ने ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं किया होगा, पर यह अशुद्धि हिसाब की अशुद्धि थी। इसके बाद है हमने चारू को माल वापस किया और हमने चीनू के अकाउंट में लिख दिया। तो चारू अलग नाम होता है, चीनू अलग नाम होता है, रॉन्ग अकाउंट। तो ये एरर भी हिसाब का अशुद्धि है। और ये तो अब हमें याद हो गया कि हमने मशीन के इंस्टॉलेशन पे पैसा दिया और हमें मशीन अकाउंट लिखना था, पर हमने वेजेस अकाउंट लिख दिया।
यानी हमारी या ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कि जब तक आप असेट्स को काम में नहीं ले लेते तब तक उस पर जो भी खर्चा होता है वो सब वो सब आपको लाइक असेट अकाउंट में लिखना चाहिए। तो असेट की जगह इसने वेजेस अकाउंट लिखा, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा, इसलिए ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो डी जो है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। ओके, एक ये वाला क्वेश्चन अब है ना, क्या होता है जैसे इतने सारे क्वेश्चन देख लिए तो बच्चा क्या करता है, दिमाग लगाना बंद कर देता है। यानी ये मेरे एक बहुत खास के साथ हुआ था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। देखो क्या हुआ, एक नई खरीदी गई मशीन को स्थापित करने के खर्चे को मशीन खाते में डीआर कर दिया। वो इतनी बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुका था कि उसने इसका आंसर देख लिया कि ये सिद्धांत की त्रुटि है कि मशीन वेजेस स्थापना स्थापना, उसने दिमाग ही लगाया। जबकि इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, हमने एक मशीन खरीदी, उस मशीन में स्थापित करने पे जो खर्चा हुआ उसे इसने मशीन खाते में लिखा, यानी बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया। जी हाँ, सरप्राइजिंगली हमारे अकाउंटेंट ने बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया। मशीन के इंस्टॉलेशन पे जो वेजेस या इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है वो मशीन खाते में डालना था, इसने मशीन खाते में ही डाला। तो इस क्वेश्चन में किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है। तो ये होता है स्लिपरी क्वेश्चन, ये आपको फंसा देता है क्योंकि अपन इतना उसको भी पता होता है, एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चे का माइंडसेट क्या है। और बच्चा जल्दी जल्दी में ऐसे कितने ही क्वेश्चन वो देख के आया है, वो दिमाग भी नहीं लगा रहा। इसीलिए मैंने कहा डॉक्टर वाली फीलिंग। पिछला मरीज आके ये बताया गया कि उसका बीपी हाई रहता है, शुगर ऊपर नीचे रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मरीज उसके जैसा दिख रहा है तो उसको भी वही ट्रीटमेंट चेप दो। आप ऐसा नहीं करोगे, है ना, आप ध्यान से काम करोगे। ठीक है, तो इसमें कोई गलती नहीं की है। 16वां क्वेश्चन कहता है मरम्मत के लिए 450 रुपये का भुगतान किया लेकिन 4500 रुपये से मशीन खाते में डीआर कर दिया, तो सुधार का असर कहाँ होगा। देखो बेसिकली इन्होंने पैसा दिया रिपेयर के लिए, तो इनको रिपेयर अकाउंट को डीआर करना चाहिए था 450 रुपये से। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने रिपेयर की जगह मशीन लिख दिया और ये कि 4500 रुपये लिख दिया। जब मैं इसका सुधार करने जाऊंगा तो मैं कुछ यूँ लिखूंगा, रिपेयर डेबिट, यानी हम इसको सुधार प्रविष्टि का मूल नियम ये होता है जो होना है वो कर दो, यानी जो होना था वो कर दो, जो हमसे गलत किया है उसे उल्टा करा दो, उसको उल्टी करा दो। तो ये आप उसको उलट दिया आपने। और एंट्री में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप सस्पेंस लिखो, और वो मैं सस्पेंस लिख दूंगा। अब इसमें मैं अच्छे से जानता हूँ, मेरी फाइनल अकाउंट की नॉलेज है, रिपेयर P&L की आइटम है और मशीन जो है वो बैलेंस शीट की आइटम है। तो डेफिनेटली इसका प्रभाव P&L पे भी होगा और बैलेंस शीट पे होगा, यानी जो अशुद्धि है उसका प्रभाव भी इन दोनों पे प्रभाव हुआ होगा और सुधार का प्रभाव भी इन दोनों पे ही होगा। P&L और बैलेंस शीट दोनों पे ही प्रभाव होगा। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, what is the effect of overvaluing closing stock on the current year profit? Again a basic question but must know question, एक बच्चे को पता होना चाहिए। देखो आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में इधर ओपनिंग स्टॉक होता है, परचेज होता है, सीआर की तरफ सेल होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है। अपन एक फिगर्स लिख के समझते हैं, ये समझ लो अपन लाखों में बातें कर रहे हैं। 2, 12, 17 और 8। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारे पास 2 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, 12 लाख का हमने परचेज किया, 17 लाख का हमने सेल किया और 8 लाख का माल हमारे पास बचा हुआ है। हम अच्छे खासे मार्जिन पे माल बेचते हैं। अब हो क्या रहा है कि इसकी सीआर साइड में आ रहा है 25 लाख और इधर आ रहा है 14 लाख, ये गैप जो आ रहा है वो आ रहा है 11 लाख। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपना क्लोजिंग स्टॉक यानी जो बचा हुआ स्टॉक है वो सही से काउंट किया, 8 लाख का था, 8 लाख दिखाया, तो ये स्थिति आ रही है। अब सीन 2, उसने बदमाशी करी, उसको लगा क्लोजिंग स्टॉक कौन देखने आ रहा है, मेरा स्टॉक है, मेरे गोदाम में पड़ा है। हमने अकाउंटेंट को इशारा किया कि आप ज़्यादा लिख के लाना, और वो वहाँ से 10 लाख लिख के लाया। अब क्या होगा वो समझो। अब ये होगा कि 17 और 10 27 हो गया, सीआर साइड आपकी 27 हो गई और ये आपकी साइड 12 और 2 14 लाख है, तो यहाँ पे आपका 13 लाख रुपए हो गया। क्या समझे आप? अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे, यानी अगर आप अपनी सीआर साइड को बढ़ाओगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब मैं इसका आधा आंसर देता हूँ।
अगर इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन किया तो इनका करंट ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा फिर नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इनका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों बढ़ेगा। मैं अब इसका बचा हुआ आधा आंसर बोलता हूँ। अगर आपने ये कांड किया जैसा किया, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया, तो करंट ईयर का प्रॉफिट तो बढ़ेगा लेकिन नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। कि सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये 2025 है तो जो 2025 का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो 2026 का ओपनिंग स्टॉक बनता है ना। बड़ा होकर ये अमिताभ बच्चन बनेगा। क्यों? अगर आपने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाया तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा, और ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने का मतलब है आपकी डेबिट साइड पे प्रेशर आ जाएगा, तो अगले साल का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों कम हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ध्यान रखना इस बात को। डी आंसर हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद है हमने माल बेचा 900 रुपये का, लेकिन अमाउंट जो है वो हमने सेल अकाउंट में लिख दिया 1080। ओके, 900 रुपये का माल बेचा लेकिन राशि हमने बिक्री खाते में दर्ज की 1080। तो बताओ संशोधन करने पे उच्चंती खाता क्या होगा? अगर आपने 900 रुपये का माल बेचा तो आपको सेल अकाउंट में 900 रुपये क्रेडिट करने चाहिए, लेकिन 900 रुपये के बजाय आपने 1080 क्रेडिट कर दिया, यानी ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, जैसे किसी इंसान ने ज़्यादा खा लिया तो उसको कम करो। ठीक है, सेल अकाउंट आपसे गलती से ज़्यादा क्रेडिट हो गया है तो अब आप उसे डेबिट करो और नीचे सस्पेंस आएगा। ये क्या है? सुधार प्रविष्टि, संशोधन प्रविष्टि 10। तो ये इसका आंसर है, सेल्स टू सस्पेंस। इसने बोला है कि आप रेक्टिफिकेशन करते समय सस्पेंस अकाउंट का क्या करोगे? सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है, वो कुछ भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि रेक्टिफिकेशन करते समय आप सेल्स अकाउंट के साथ क्या करोगे? तो मैं सेल्स अकाउंट को डेबिट करूंगा लेकिन सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, 180 से करूंगा। इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से शुद्धि पढ़ना, बहुत ध्यान से उसका सुधार करना, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपका आ जाएगा, है ना। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर सेल्स अकाउंट के साथ नीचे कस्टमर नहीं आ सकता क्या? वो देखना पड़ता है कि आपने अशुद्धि कहाँ करी है। अगर अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती, अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती कि हमने सेल्स बुक में 900 रुपये की जगह, सेल्स बुक में 900 रुपये की जगह 1080 लिखा है, तो फिर मैं आपको ये कहता कि इसमें आपका सेल्स खाता भी डिस्टर्ब होगा और कस्टमर खाता भी डिस्टर्ब होगा। तो फिर मैं इसका आंसर लिखता सेल टू कस्टमर। अगर ये मिस्टेक सेल बुक में हुई होती, लेकिन इसकी क्वेश्चन में जो मिस्टेक हुई है वो सेल्स अकाउंट में हुई है, तो केवल वन साइडेड एरर है और वन साइडेड एरर को सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से सही किया जाता है। तो ठीक है, जितना पढ़ाई करेंगे उतना डीप डाउन जाएंगे उतना मज़ा आएगा। पर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे चैप्टर्स को देखना होता है, तो अपने टाइमिंग को देखते हुए, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और चैप्टर के वेटेज को देखते हुए कि कौन सा चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। 25,000 रुपये हमें अदिति से मिले, वो हमने प्रेरणा के खाते में लिख दिए। ये तो हमने पहले भी देखा था, नामों में मिस्टेक है। अदिति की जगह आपके बाद प्रेरणा लिख दिया, गलत नाम लिख दिया, तो ये हिसाब की अशुद्धि है, ये एरर ऑफ कमीशन है। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस? कौन सी एंट्री ट्रायल बैलेंस से निकल के आ जाएगी सामने, है ना। कौन सी एंट्री ऐसी है जहां ट्रायल बैलेंस आपको रेड फ्लैग दिखाएगा, लाल झंडा दिखाएगा? अगर आपसे कॉम्पनसेटिंग एरर हुई है तो ये बात ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाएगा। अगर आपसे एक तरफा हिसाब की अशुद्धि हुई है तो बिल्कुल आपका जो ट्रायल बैलेंस है, सही शब्द में बताऊं तो आपका ट्रायल बैलेंस लंगड़ा जाएगा। लंगड़ा जाएगा का मतलब है वो संतुलित नहीं होगा, वो ऊपर नीचे हो जाएगा, डेबिट कम हो जाएगा या क्रेडिट कम हो जाएगा, बस इस तरह से। और अगर आपने पूरी तरह से किसी सौदे को भूल गए हो तो आपका ट्रायल बैलेंस इस बात को नहीं पकड़ पाएगा। मैं आपको बताऊं, अगर आपके 100 ट्रांजैक्शन हुए, आपने 100 के 100 लिख दिए तो अच्छी बात है। अगर आपने 100 की जगह 90 ही ट्रांजैक्शन लिखे, 10 पूरे के पूरे भूल गए ना, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। और अगर आपसे सिद्धांत की अशुद्धि हुई है
तो भी आपका ट्रायल बैलेंस उसे नहीं पकड़ पाएगा। तो एक तरफा अशुद्धि के केस में, एक तरफा हिसाब की अशुद्धि के केस में तलपट उसको पकड़ देगा। आगे है सस्पेंस अकाउंट किस प्रकार का खाता है, ये नॉमिनल खाता है, रियल खाता है, पर्सनल खाता है, या एनी ऑफ द अबव। देखिए, हमें नहीं पता होता बीइंग एन अकाउंटेंट कि जैसे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया है ना, डीआर की तरफ मान लीजिए 25 अकाउंट हैं, सीआर की तरफ भी मान लीजिए 8 अकाउंट हैं, इधर का जोड़ आ रहा है 80,000 रुपये, इधर का जोड़ आ रहा है 78,000 रुपये। अब 2,000 रुपये का अंतर है, 2,000 का अंतर है। जब हमें कुछ नहीं सूझता तो हम सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। तो अब हमें क्या पता कि यह सस्पेंस अकाउंट किसी नॉमिनल खाते के स्थान पे लिखा जा रहा है, किसी रियल खाते की जगह लिखा जा रहा है, या किसी पर्सनल खाते की जगह लिखा जा रहा है। तो ये इनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको आंसर हमेशा याद रखना है, सस्पेंस अकाउंट के लिए या तो इसका प्रकृति होती है टेम्परेरी अकाउंट, या एनी ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। कुल मिला के इन तीनों में से तो आपको कोई चॉइस नहीं लेनी है, टेम्परेरी अकाउंट, एनी ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव, है ना। इस तरह से तैयार रहना, ठीक है। चलो, टोटल ऑफ सेल बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 200, रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी। तो ये तो आसान क्वेश्चन है। ये सेल बुक थी, हमने एक्स को माल बेचा 800, वाई को माल बेचा 500, जेड को माल बेचा 700। हमें 8, 5, 13 और 7 यहाँ जोड़ लगानी चाहिए 2,000 रुपये, और 2,000 रुपये की जोड़ लगानी चाहिए, और हमें सेल अकाउंट के अंदर जाके 2,000 रुपये पोस्ट करने चाहिए। लेकिन इसने अंडरकास्टिंग करी, यानी इसने जल्दीबाजी में 1,800 रुपये लिखे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने सेल्स खाते में 1,800 रुपये लिखा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स का खाता इज ओके, वाई का खाता ओके, जेड का खाता ओके। प्रॉब्लम ये है कि आपने सेल्स खाते में 200 रुपये कम क्रेडिट किया, सेल्स खाते में 200 रुपये कम क्रेडिट किया। तो सेल्स खाते में 200 रुपये क्रेडिट कर दो और ऊपर सस्पेंस आएगा, ये कहलाएगी वन साइडेड एरर। इसमें एक्स वाई जेड के अकाउंट में पैसा तुरंत पोस्ट हुआ होगा और सही पोस्ट हुआ होगा, लेकिन जब हम टोटल कर रहे थे, चूंकि हमने गलत टोटल करी तो गलत अमाउंट सेल अकाउंट में चला गया। और गलत, जब मैं बोलता हूँ गलत, तो गलत एक वाइड वर्ड है। ज़्यादा टोटल लगाना भी गलत है, कम टोटल लगाना भी गलत है। तो सेल बुक के टोटल में क्या गलती हुई है ये भी समझना पड़ेगा। हमने कम क्रेडिट किया है तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। सस्पेंस टू सेल आंसर होगा, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस आप देख लेना। डाटा अकाउंट को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, समझते हुए लॉजिक के साथ। इस चैप्टर में मेन कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अगर मैं कन्फेशन करूं तो मैं मेरी लाइफ में, पूरी लाइफ में अकाउंट्स में जो मैंने जैसे 11th से लेके एमकॉम पढ़ी, और उसके बाद सीए की पढ़ाई भी करी, और उसके बाद जैसे यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की पढ़ाई भी करी। अगर पूरे इतने सालों की पढ़ाई में 11, 12, 3 और ये 7 साल तो ये हो गए, और यहाँ भी अपन ने, और नहीं तो 5 साल मानो, इन 12 साल की पढ़ाई में अगर मैं किसी एक टॉपिक में फेल हुआ हूँ तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था। जब मैं 11th क्लास में था और जब हम बहुत शोर कर रहे थे और हमारे टीचर ने कहा कि अब के बार ऐसा पेपर बनाऊंगा कि कोई भी पास नहीं होगा, वाकई में ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसा पेपर बनाया कि कोई भी पास नहीं हुआ, पूरी क्लास फेल हो गई। तो उस दिन मुझे पता लगा कि आप कितने ही होशियार हो, लेकिन अगर पेपर सेटर अपनी पे आ जाए तो वो ऐसी की तैसी कर सकता है। और उसी दिन से लगभग मैंने प्रण भी लिया कि मैं अकाउंट्स बहुत अच्छी सीखूंगा। तो ये चैप्टर मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग साबित हुआ है। इसके चक्कर में ही, फेल होने के चक्कर में, फिर मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, कम से कम अकाउंट्स और कॉमर्स की। तो बाकी मैं कहीं पे भी फेल नहीं हुआ, हर जगह फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होता गया। पर मैं ये मेरी तारीफ़ के लिए नहीं बता रहा, बस ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के साथ एक ये कनेक्शन भी है। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर इज रॉन्गली एंटर्ड इन सेल बुक। तो देखो हमने क्या किया, हमने फर्नीचर को बेचा, हमने फर्नीचर को बेचा। तो अगर हमने फर्नीचर को बेचा तो हमें जनरल प्रॉपर में जाना चाहिए था, और अगर हमने एक्स आदमी को फर्नीचर बेचा तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी एक्स टू फर्नीचर, ठीक है। क्योंकि जब तक क्वेश्चन ये नहीं कहता कि हम फर्नीचर के व्यापारी हैं, हम ये मानते हैं कि हम एक नॉर्मल व्यापारी हैं, हमने फर्नीचर बेचा, लेकिन हमने इसे सेल्स बुक में लिख दिया। सेल बुक में लिखने का जो मैसेज निकलता है वो ये निकला, एक्स टू सेल्स। सेल बुक में हमने इसे मतलब माल की बिक्री मान लिया। तो इसका मतलब है कस्टमर तो अपनी जगह सही है, कस्टमर तो डीआर होना ही था, हो ही गया, पर सेल्स अकाउंट ज़बरदस्ती क्रेडिट हो गया।
तो आपको सेल्स को डीआर करना पड़ेगा और फर्नीचर को अपनी बुक्स में से क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्नीचर आप बेच चुके हो तो फर्नीचर को हम क्रेडिट करेंगे और ज़बरदस्ती सेल तो दिखा नहीं सकते, तो सेल्स टू फर्नीचर इसका आंसर होगा, ए इसका आंसर होगा। बाकी ऑप्शन आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एरर विच डज नॉट अफेक्ट द अग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सी गलती तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती? सिद्धांत की अशुद्धि प्रभावित नहीं करती, अप्रभा लिखा है मैंने, अप्रभावित ही लिख दो चलो। और खतौनी की अशुद्धि ये आपको डिस्टर्ब करेगी। गलत पक्ष में खतौनी, अगर आप रॉन्ग साइड में चले जाओगे तो आप डिस्टर्ब होंगे, और अगर आप पार्टली ओमिशन करोगे, आंशिक भूल करोगे, तो भी आप डिस्टर्ब होगे। मैं एक एक करके आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर जैसे आप वेजेस अकाउंट में मान लीजिए 500 रुपये लिखने हैं और 500 की जगह आप 50 रुपये लिखोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस 450 रुपये से मिस्टेक हो जाएगा। अगर आप वेजेस खाते में डीआर में 500 रुपये पोस्ट करने के बजाय सीआर में पोस्ट कर दोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस 1000 रुपये से डिस्टर्ब हो जाएगा। हमेशा याद रखना, रॉन्ग साइड में जाने पे डबल चालान होता है, ऐसा समझ लो, डबल चालान होता है। तो अगर आप डेबिट साइड को क्रेडिट साइड में डालोगे तो अमाउंट इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। और अगर आपने जैसे कैश बुक में तो वेजेस का पेमेंट, मैं एक वेजेस का एग्जांपल ले लेके बता रहा हूँ। कैश बुक में तो वेजेस का पोस्टिंग किया है, लेकिन बस आप इसके बाद आपको वेजेस अकाउंट में पोस्ट करना था, वो आप पोस्ट करना भूल गए। तो इसका मतलब है कि ये कैश अकाउंट में तो पोस्ट हो गया लेकिन वेजेस अकाउंट में पोस्ट रह गया, यानी वन साइडेड ओमिशन हो गया। तो वन साइडेड ओमिशन आपके ट्रायल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। तो ये तीनों चीज़ें, मेरा वैसे आंसर तो पहली लाइन में आ गया था जब इसने कहा था कि कौन ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता, तो ये एक ऐसी अशुद्धि है जो तलपट को प्रभावित नहीं करती, ए आंसर होगा। इसके बाद है इनमें से वापस पहचानो कौन सी अशुद्धि सिद्धांत की अशुद्धि है। अब तो आप बोर होने लग गए होंगे। राजेश से प्राप्त पैसे हमने राकेश के खाते में खता दिए, गलत अकाउंट चुना, तो ये हिसाब की अशुद्धि है। और 20,000 की मशीन खरीदी उधार में, लेकिन हमने लिखा क्रय पुस्तक में कर दिया, तो हमें माल क्या है, संपत्ति क्या है, पता नहीं चलता, तो ये सिद्धांत की अशुद्धि है। और अगर 4,000 रुपये की क्रय वापसी थी, क्रय वापसी को हमने विक्रय वापसी पुस्तक में लिख दिया, हमने गलत पुस्तक का चयन किया, रॉन्ग बुक का चयन किया, तो ये आपका हिसाब का अशुद्धि है। और हमने 5,000 रुपये रमेश को वेतन चुकाए और वेतन की जगह हमने मजदूरी खाता ले लिया, यानी हमने गलत खाता ले लिया, तो अगेन ये भी आपकी हिसाब की अशुद्धि है। सेकंड वाली अशुद्धि आपकी सिद्धांत की अशुद्धि है। इसके बाद है 20,000 का माल हमने राम से परचेज किया, उसे हमने सेल बुक में लिख दिया। हमने माल खरीदा था और हमें परचेज बुक में जाना चाहिए था, उसकी जगह हम सेल बुक में चले गए। तो एक तरफ तो हमने किया क्या था, खर्चा, पर हमने खर्चा नहीं दिखाया। खर्चा नहीं दिखाने से आपका जीपी बढ़ेगा, और दूसरी तरह सेल्स बुक में जाने की वजह से हमने उसे इनकम की तरह दिखा दिया। इनकम की तरह दिखा दिया तो हमारा जीपी बढ़ेगा। तो 20,000 रुपये और 20,000 रुपये, इस गलती से अल्टीमेटली 40,000 रुपये से आपका जीपी बढ़ेगा, क्योंकि आपने खर्चा नहीं दिखाया, ये एक गलती है। और दूसरी गलती ये है कि आपने उसे इनकम की तरह दिखा दिया, इनकम की तरह दिखा दिया, तो आपके प्रॉफिट बाय मिस्टेक 40,000 से बढ़ जाएंगे। इस एरर से क्या होगा, इस एरर से आपका ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कभी तुम्हें नहीं समझ में आए ना, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जब आप शुरू शुरू में नए नए हो तो आप क्या करो, ऐसे डमी ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया करो, उसमें डमी फिगर लिख दिया करो, 40, 60, 80, 10, या ये लिखा अपने 70, है ना। अभी जैसे आप समझो, इधर कितना हो रहा है 150 और इधर कितना हो रहा है 50, तो आपका जेन्युइन प्रॉफिट आ रहा है 50। अब आप समझो कि आपने परचेज के 20 कम कर दिए और उस परचेज को आपने सेल समझ लिया। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, परचेज कम हो गई और सेल आपकी बढ़ गई। तो अब देखो क्या निकल के आया, अब आपका सीआर में आया 170 और डीआर में आया 40 और 40 80, आपका रिजल्ट निकल के आया 90। तो जो प्रॉफिट आपका पहले 50 आ रहा था
वो अब आपका 90 आ रहा है मिस्टेक से, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया है इनकी इस नादानी से, गुस्ताखी से, गलती से। उसके बाद बस 2-3 क्वेश्चन और, अगर हमने स्टेशनरी खरीदी थी और वो से हमने परचेज अकाउंट में शामिल कर दिया तो क्या एंट्री होगी रेक्टिफाई के लिए? अगर हमने स्टेशनरी खरीदी थी तो हमें स्टेशनरी को डीआर करना चाहिए, और गलती से हमने अगर परचेज अकाउंट में लिख दिया तो ठीक है, सॉरी, परचेज को आप उल्टा कर दो, जो खाता डेबिट डिजर्व करता है उसे डेबिट कर दो, और जिस खाते में रॉन्गली चले गए थे सॉरी मांग के उल्टा आ जाओ। तो स्टेशनरी टू परचेज इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, मार्क आउट द एरर ऑफ कमीशन। बताइए इसमें से कौन सी हिसाब की अशुद्धि है? अगर आपने 800 रुपये की सेल करके उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ये आपका एरर ऑफ ओमिशन है। और अगर आपने 200 रुपये का परचेज किया है और उसे सेल्स अकाउंट में लिख दिया है तो ये हिसाब की अशुद्धि है। परचेज की जगह आप सेल खाते में चले गए, रॉन्ग अकाउंट। अगर आपने चार्जेस की जगह यहाँ एक्सपेंस बोलना चाहता है, अगर आपने एक्सपेंस को असेट समझ लिया है तो ये आपकी सिद्धांत की अशुद्धि है। और अगर सेल बुक की आपने अंडर कास्टिंग की है और परचेज बुक की भी उसी राशि से अंडर कास्टिंग की है तो ये कॉम्पनसेटिंग एरर है, जहां एक तरफ सेल्स बुक में मिस्टेक है और उतनी ही राशि की मिस्टेक परचेज बुक में है और जिससे वो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, तो ये कॉम्पनसेटिंग एरर है। हमें इसमें कमीशन वाला एरर पहचानना था। तो जो बी वाला पॉइंट है, बी वाले पॉइंट में हमने परचेज को सेल समझ लिया, ये आपकी हिसाब की अशुद्धि है, तो बी इसका आंसर होगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप टू फाइंड द एरर ऑफ चेंज ऑफ मार्क्स द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज डिवाइडेड बाय, इसे आप ये समझो। अगर पहले मैं आपको बेस बताता हूँ। सपोज करो कोई अकाउंटेंट किसी राशि को 400 रुपये से डीआर करना चाहता हो लेकिन गलती से वो 4000 रुपये डीआर कर दे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि 3600 रुपये का अंतर क्रिएट हो जाएगा। अगर किसी अकाउंटेंट को मान लो 320 रुपये लिखने हो और वो डिजिट को आगे पीछे कर दे और 230 रुपये लिख दे, तो कितने का अंतर होगा? 90 रुपये का। एक बहुत मैथमेटिकल कमाल की बात है कि जब भी आप अंकों का हेर फेर करते हो, जो अंक जिस प्लेस पे होना चाहिए, 3 2 0 की जगह आपने 2 3 0 कर दिया, तो जो अंतर क्रिएट होगा वो ऐसा होता है जो 9 से डिविजिबल होता है। इसीलिए अकाउंटेंट को सलाह दी जाती है कि कभी भी ट्रायल बैलेंस अगर आपका मिसमैच है तो आप ये देखो कि अंतर कितना है, और वो ये देखो कि अंतर 9, उसमें 9 का भाग जाता है क्या? अगर उसमें 9 का भाग जाता है तो पूरे चांसेस हैं इस बात के कि आपसे डिजिट्स हेर फेर हुआ है। तो आप कोई सा भी फिगर लिख दो, जैसे आपको लिखना चाहिए मान लो 3240 और उसकी जगह आप लिख दो 4230, तो इससे जो डिफरेंस जनरेट होगा वो डेफिनेटली 9 से डिविजिबल होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि कभी भी तलपट का अंतर आए तो अंतर को पता करके फटाफट 9 का भाग लगा के देखो, और अगर भाग लग रहा है तो फिर आप ढूंढना शुरू करो कि राशि के अंकों में हेर फेर तो हमसे नहीं हो गया है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, कहता है receipt of 3000 from Ajay, a debtor has not been entered in the books, the profit would show। अच्छा, ये भी दिमाग से आप निकाल दो कि हर अशुद्धि लाभों को प्रभावित करती है। हमने जैसे चैप्टर जो मैंने शुरू किया तो शुरू में 2-3 एरर लगातार ऐसे आए, कोई ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्टर्ब कर रहा है, कोई नेट प्रॉफिट को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन कुछ अशुद्धियाँ ऐसी भी होती है जो ट्रायल आपके कहें प्रॉफिट को डिस्टर्ब नहीं करती। जैसे हमें अजय से 3000 रुपये मिले, हमें कैश बुक में लिखने चाहिए, अजय के खाते में लिखने चाहिए, हम भूल गए। लेकिन अजय एक डेटर है, यानी एक असेट साइड की आइटम है, ये ट्रेडिंग और पीएनएल की आइटम नहीं है, तो इस गलती के होने के बावजूद भी आपके लाभ अप्रभावित रहेंगे। तो नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, इस गलती से ना तो लाभ बढ़ेंगे न घटेंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है इस टॉपिक में, बहुत ही मस्त टॉपिक है, तैयारी कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कीजिए, बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन पे प्रेस करने से हम जो भी नया वीडियो डालेंगे वो आपको तुरंत पता लग जाएगा। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं कॉमर्स के
सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये चैनल बहुत काम का है। और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, कॉमर्स पॉइंट ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ बहुत सारा कंटेंट फ्री में है और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे है, बहुत ही काम का कंटेंट रहेगा। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते रहिए।